हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एग्ज़ाम सेतु चैनल में। मैं आप लोगों की एजुकेटर पायल गुप्ता। काफ़ी समय से हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ थी जानो संविधान वाली, वो नहीं आ रही थी किसी वजह से। मेरे को थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल था मेरा थोड़ा, तो अब हम रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस लेंगे। हमने आर्टिकल 18 तक कर लिया था, अब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 19 जो एक फंडामेंटल राइट पार्ट 3 यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 का भाग है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये आपको फ्रीडम दे रहा है, यानी कि ये राइट टू फ्रीडम के अंदर है। राइट टू फ्रीडम यानी कि आज़ादी का अधिकार आप लोगों को दे रहा है। किस किस तरीके की आज़ादी आपको ये देता है? सबसे पहले तो ये सभी सिटीजन्स को दे रहा है। मैंने आपको क्या बताया था? 15, 16, 19, 29, 30 ये कौन से हैं जो ओनली सिटीजन्स को मिलेंगे, नॉन सिटीजन्स को नहीं मिलेंगे। जो व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं है उनको ये अधिकार नहीं मिलेंगे, सभी सिटीजन्स को ही मिलेंगे। तो आर्टिकल 19 भी सभी सिटीजन्स को ही मिल रहा है। किस किस तरीके की आज़ादी देता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप बोल सकते हैं, आपको भाषण की स्वतंत्रता है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके जेस्चर से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि हम कुछ ना बोल के ऐसे मुंडी हिला के हाँ ना जवाब देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? एक्सप्रेशन। या आपने आपकी आंखों से कुछ समझा दिया है, वो भी एक्सप्रेशन है। या आप कुछ नहीं बोले, आप चुप हैं, राइट टू रिमेन साइलेंट, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन का भाग है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की अधिकार के अंदर ही आपको प्रेस को आज़ादी मिल जाती है, प्रेस को फ्रीडम मिलती है आर्टिकल 19A के अंदर। जो जर्नलिस्ट हमारे लिए नई नई खबरें लेके आते हैं तड़कती भड़कती सी, ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच में आती है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि भाषण की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A देता है। आर्टिकल 19B किस चीज की स्वतंत्रता देता है? राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना। इस पीसेबली शब्द का मतलब के अंदर बहुत गहराई छपी है। पीसेबली का मतलब ये है कि जैसे अभी हमारे किसान भाई बैठे थे, हमारे फार्मर लोग बैठे थे, अब वो बिल्कुल पीसेबल थे। ऐसा नहीं है वो हाथ में कृपाण लेके बैठे हैं, हाथ में वो तलवारें लेके बैठे हैं, कसी लेके बैठे हैं, बंदूकें लेके बैठी हैं। मतलब किसी भी तरीके से उनका जो धरना था वो नहीं लग रहा था कि वो लोग शांति भंग कर देंगे, ऐसा नहीं लग रहा था। अगर किसी भी ऐसे ग्रुप के अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी लगती है, थोड़ा सा भी अगर पोटेंशियल ये लगता है कि ये आक्रामक रूप ले सकते हैं, तो वो आर्टिकल 19B के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राइट टू असेंबल पीसेबली, शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा होना और बिना हथियारों के इकट्ठा होना है। यहाँ पे जो हमारी सिख कम्युनिटी है, जो सिख जाति के लोग हैं, उनको छूट मिली हुई है, क्योंकि उनके धर्म के अकॉर्डिंग कृपाण लेके 6 इंच की कृपाण लेके वो चल सकते हैं, तो उनको इस चीज में छूट है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, आप संघ या संघ बनाने का अधिकार रखते हो। आप एसोसिएशन बना सकते हो, जैसे आपने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को रजिस्टर करवा लिया, आपको अधिकार है। आप भारत के क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हो। आपको दिल्ली जाना है घूमने, चले जाओ। आपको जम्मू कश्मीर जाना है घूमने, चले जाओ। आपको मेघालय जाना है घूमने, चले जाओ। आप वैष्णो देवी घूमना चाहते हो, चले जाओ। आप राजस्थान घूमना चाहते हो, चले जाओ। पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी आप घूम सकते हो, ठीक है, आपको घूमने की स्वतंत्रता है। टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए आज़ादी। आप कहोगे कि भाई हमें हरियाणा अच्छा नहीं लग रहा, हम पंजाब में जाके रहेंगे। आप वहां प्रॉपर्टी खरीद लो और वहां रहने लग जाओ। आपने कहा भैया पंजाब से मन भर गया, हम तो गुजरात जाके रहेंगे, तो आप गुजरात में जाके रह लो। भारत के किसी भी हिस्से में आप रिजाइड कर सकते हो। आर्टिकल 19F क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी ये क्या कहता है कि अगर आपके पास आपकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार इसको हिंदी में कहते हैं, कि अगर आपको आपके संपत्ति से वंचित किया जाता है सरकार के द्वारा, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। इसको समझना, राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको समझो। राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार। जैसे मान लो मेरा यहाँ पे घर है, ठीक है, और ये घर जो है ऑन रोड है, और सरकार कह रही है हम तो यहाँ से पुल बनाएंगे भैया, हम तो यहाँ से पुल बनाएंगे, हमें डेवलपमेंट करनी है। तो बीच में मेरा घर आ गया, सरकार मेरी संपत्ति ले रही है। ये क्या था? 1950 तक भारत सरकार मेरी संपत्ति को नहीं ले सकती थी, क्योंकि 19F जो है वो संपत्ति के अधिकार में था। लेकिन 1951 के अंदर ही इसको अमेंड किया, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से,
और क्या कह दिया कि संपत्ति का अधिकार जो है वो अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर कोई सरकार मेरे घर को तोड़ के इसके ऊपर पुल बनाना चाह रही है तो वो बना सकती है, लेकिन मुझे कंपनसेशन कर देगी, मुझे मेरे घर के पैसे देगी और किसी दूसरी जगह पे रहने की जगह देंगे, ठीक है, मुझे कंपनसेट करेंगे। ये राइट टू प्रॉपर्टी था, अब नहीं है। अब अगर आपको कंपनसेशन नहीं भी मिल रहा तो भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया और इसको यहां से हटा के कहां ले गए, 300A के अंदर ले गए, आर्टिकल 300A के अंदर इसको ले गए, ठीक है। आर्टिकल 19G क्या कहता है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप कोई व्यापार करना चाहते हो, आप कोई पेशा करना चाहते हो, आप कोई ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस करना चाहते हो, आपको आजादी है। अब मैं कह दूं मुझे तो टेररिस्ट ग्रुप बनाना है, मुझे तो ISIS बनाना है, मुझे तो अलकायदा बनाना है? और अगर कोई मुझे रोके और मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ी हो जाऊं कि मुझे तो रोक रहे हैं और आप लोग तो कह रहे हो मेरा अधिकार है प्रोफेशन का, ऑक्यूपेशन का, तो मैं तो आतंकवादी संगठन बनाऊंगी, तो आप मुझे कैसे रोक सकते हो? या फिर अब जैसे मैंने क्या कहा कि आप कहीं भी घूम सकते हो, आप कहीं भी घूम सकते हो। अंडमान और निकोबार का एक आइलैंड है, सेंटिनलीज आइलैंड, वहां पे कुछ जनजाति रहती है, आप वहां नहीं जा सकते, ठीक है। आप नहीं कह सकते ये हमारा अधिकार है। और समझो, आप पूरे भारत के अंदर फ्रीली घूम सकते हो, आर्टिकल 19D कहता है, लेकिन ये लॉकडाउन लगाया, इसका मतलब आपका अधिकार ले लिया क्या, फंडामेंटल राइट ले लिया क्या, या सरकार के पास कोई आज़ादी है इसको छीनने की? आप यूनियंस बना सकते हो, लेकिन बहुत सारे यूनियंस को रद्द कर दिया जाता है, आपको स्ट्राइक करने नहीं दिया जाता है, आपको स्ट्राइक करने नहीं दिया जाता, आप धरने पे बैठे, आपको डंडे से उठा दिया, ठीक है। स्पीच या एक्सप्रेशन, आप कुछ बोल रहे हैं और फिर बोलते ही कह दिया कि आपके ऊपर मानहानि का केस कर दिया, आपने किसी को गाली दी और आपके ऊपर मानहानि का केस कर दिया। ये सब क्या है? आप कहोगे मैं गाली दूं, मेरा मुंह कुछ भी करूं, मैं मेरी मर्जी, क्योंकि मुझे तो अधिकार है कुछ भी बोलने का। तो ये जितने भी अधिकार हैं ये आपको मिले तो हैं, लेकिन इन सभी के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ ना कुछ पाबंदियां हैं। ये पाबंदियां क्या है इनको समझते हैं कि किन किन केस में आपसे आपका राइट छीन लिया जाएगा। आर्टिकल 19A के ऊपर, यानी अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 में। अगर आपके बोलने से, आपकी अभिव्यक्ति से देश की अखंडता को नुकसान हो रहा है, देश की इंटीग्रिटी को नुकसान हो रहा है, संप्रभुता को नुकसान हो रहा है, देश की सिक्योरिटी को खतरा है, जैसे मान लो आप कोई देश का सीक्रेट, आपको किसी का सीक्रेट पता है, ठीक है, मान लीजिए आप मंत्री हो, ठीक है, और आपको सीक्रेट पता है कि अगली बजट में क्या होने वाला है, या फिर मान लो आप फौज के अंदर हो और आपको पता है भारत क्या प्लान कर रहा है, या आप रॉ एजेंट हो, आपको पता है इंडिया क्या प्लान कर रहा है, आप वहां नहीं कह सकते मेरी बोलने की अभिव्यक्ति है, मैं तो बोलूंगा, मैं तो सीक्रेट्स बताऊंगा। नो, यहाँ पे देश की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को खतरा है। सरकार आपके ऊपर पेनल्टीज लगा सकती है, सरकार आपको रोक सकती है, आपका ये अधिकार आपसे छीन सकती है। अगर किसी दूसरे देश के साथ हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं आपके बोलने की वजह से, तो आपको नहीं बोलने दिया जाएगा। अगर हमारा पब्लिक ऑर्डर, यानी आप कहीं पे खड़े होकर भड़काऊ भाषण दे रहे हो, लोगों को तुमने भड़का दिया, शालीनता खत्म कर दी लोगों के अंदर, और इस तरीके की बातें नहीं बोल सकते आप, ठीक है, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसी बातें नहीं बोल सकते आप भारत में खड़े होके। डिसेंसी किसी की हर्ट हो रही है, किसी की मोरालिटी मतलब नैतिकता की बातें आप नहीं कर रहे हो, या आप खड़े होके जजेस को गाली दे रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो और आप कह दो ये तो मेरी अभिव्यक्ति है, मैं कुछ भी करूं, तो ये कुछ आधार है जहां पे आपके अधिकार आपसे ले लिए जाएंगे। ये बात आर्टिकल 19(2) में लिखी हुई है। आर्टिकल 19(3) के अंदर क्या लिखा हुआ है देखिए, जो आपका सब क्लोज बी था। अब देखो सब क्लोज बी क्या था, पहले सब क्लोज बी देखते हैं। सब क्लोज बी क्या कहता है? शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, किस किस केस में आप ये नहीं कर सकते, ये बात 19(3) में लिखा हुआ है। अगर आपके ऐसा करने से देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है, या ऐसा करने से पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है, लोग भड़क रहे हैं, लोग उग्र हो रहे हैं आपके ऐसा करने से, तो आपसे ये अधिकार ले लिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखते होगे ना, सेक्शन 144 लग गया, धारा 144 लग गई, भाई कर्फ्यू लग गया, कोई 5 से या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। ये सब क्या है? मतलब वहां पे डर है कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता है, इसलिए धारा 144 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये काम कर सकता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है।
आर्टिकल 19(4) क्या कहता है? सब क्लोज सी के ऊपर रोक लगाता है। सब क्लोज सी क्या है पहले ये चेक कर लो। सब क्लोज सी क्या है गाइस? टू मूव टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। आप यूनियन, आप संघ बना तो सकते हो, आप संघ बना तो सकते हो, लेकिन आपके ऊपर रोक लगाई जाएगी। किस तरीके की? ये बात लिखी हुई है 19(4) में। अगर आपका संघ किसी भी तरीके से देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पैदा कर रहा है या देश के अंदर उग्रवाद ला रहा है, यानी कि पब्लिक ऑर्डर खराब कर रहा है, या वो मोरल काम नहीं है, आपका जो संघ है, मान लीजिए वो हथियार बना रहा है, वो हथियार बना रहा है, वो गोला बारूद बना रहा है, वो न्यूक्लियर परमाणु बम बना रहा है, तो ये कैसा यूनियन है? ये कैसा संघ है? वहां पे मोरालिटी नहीं है, मोरल चीज नहीं है ये। आप ड्रग्स की तस्करी कर रहे हो, आपने कहा ये तो हमारा संघ है, हम तो ये करेंगे, लेकिन नहीं, मोरल काम नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है। आर्टिकल 19(5) क्या कहता है? जो आपका डी और ई सब क्लोज है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अब देख लेते हैं डी क्या कह रहा है। डी कह रहा है हमें राइट टू मूव फ्रीली, भारत के अंदर कहीं भी घूमने की आजादी, और ई कह रहा है भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने की आजादी। अब देखो, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, आप बिना परमिशन नहीं जा सकते। आपको नॉर्थ ईस्ट में कुछ इनर लाइन परमिट वाले एरिया में घूमना है, आप वहां पे नहीं जा सकते। नेशनल पार्क के अंदर आप जाके रह नहीं सकते, अपना घर नहीं बना सकते। वेटलैंड का एरिया है, आप वहां पे अपना घर नहीं बना सकते। कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाला एरिया है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति वाला एरिया है, आप वहां पे नहीं जा सकते, आप नहीं घूम सकते वहां पे। तो अगर आपके ऐसा घूमने या रहने से जनरल पब्लिक को नुकसान हो रहा है या किसी के इंटरेस्ट खराब हो रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, उनके कल्चर को नुकसान है, तो आपको आपके घूमने पे पाबंदी लगाई जाएगी। जनरल पब्लिक का मतलब क्या है? अब हम जनरल पब्लिक है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान था, बाहर गए तो कोरोना आ जाएगा, बाहर गए तो आपकी जान को खतरा है, यानी जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, जनरल लोगों के हित के लिए भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया, आपका घूमना फिरना, और इसको ही लॉकडाउन कहा। तो भारत सरकार ऐसा कर सकती है, ये बात संविधान में लिखी है। आर्टिकल 19(6) क्या कहता है? ये सब क्लोज जी के ऊपर रोक लगाता है। सब क्लोज जी क्या था गाइस? सब क्लोज जी था कि आप लोग किसी भी तरीके का व्यापार कर सकते हो, लेकिन अगर कोई व्यापार जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, जैसे कि मैंने कहा ड्रग्स का काम लोगों के लिए सही नहीं है, जैसे बच्चों की तस्करी का काम, महिलाओं की तस्करी का काम, पुरुषों की तस्करी का काम, ये जनरल पब्लिक के काम थोड़े ना है। आप ये नहीं कह सकते हमारा काम है तो हम करेंगे, टेररिस्ट ग्रुप हम तो बनाएंगे, नो, ये सब पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। और किस काम को लेके आपको रोका जा सकता है? आप 10th पास हो, ठीक है, आप 10th पास हो और आप हॉस्पिटल खोल के बैठ जाओ, आप डॉक्टर बन गए, हॉस्पिटल में लोगों का ऑपरेशन कर रहे हो, भाई ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं, और आप यूं कह दो अगर सरकार आपको रोके, आपको जेल में बंद करे कि मेरा अधिकार है काम करने का, ऐसा नहीं होगा गाइज। क्यों? क्योंकि आपका संविधान ये कहता है अगर कोई काम ऐसा है, अगर कोई प्रोफेशन ऐसा है जो टेक्निकल है, जिसके अंदर पर्टिकुलर कोई क्वालिफिकेशन जरूरी है, जिसके अंदर प्रैक्टिस जरूरी है, जैसे लॉयर, आप बेवजह लॉयर नहीं बन सकते। आपको मुझे तो बनना है, मैं तो वकील बनूंगा, कोर्ट ले आए काला और जाने लगे कोर्ट में, कोई नहीं आने देगा आपको, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तो ऐसे कामों के अंदर जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन, प्रैक्टिस की जरूरत है, वहां पे आपसे आपके ट्रेड का अधिकार ले लिया जाएगा। दूसरा, अगर स्टेट को किसी भी तरीके से लगे कि ये काम केवल स्टेट करेगा, या ये बिजनेस केवल स्टेट करेगा, या पर्टिकुलर ये काम ये कॉरपोरेट ही करेगी, जैसे कि रेलवे, जैसे रेलवे भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार ही करेगा, आप कितने भी पैसे वाले हो जाएं, आप अपनी ट्रेन्स नहीं चला सकते, अभी तक तो नहीं चला सकते। यहाँ मेट्रो की बात नहीं हो रही, मेट्रो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, मैं ये वो ट्रेन की बात कर रही हूँ जो आपकी ये लौह पथगामिनी, जो रेलवे, भारतीय रेलवे चला रही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, सिर्फ भारत सरकार बना पा रही है। तो कुछ ऐसे व्यापार हैं जिसके ऊपर स्टेट अपनी मोनोपोली कर सकता है और सिटीजन्स को एक्सक्लूड किया जा सकता है, सिटीजन्स का बहिष्कार किया जा सकता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये पूरा आर्टिकल 19 था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोग मेरे अलग अलग सब्जेक्ट्स बहुत सारे चैनल्स पे देख सकते हैं गाइस। मेरा खुद का पर्सनल चैनल है यूपीएससी विद पायल गुप्ता, जिस पे अभी मैंने हिस्ट्री की बुक जो है स्पेक्ट्रम
शुरू की है। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास उसमें समझ सकते हो। साथ में यही मेरा टेलीग्राम का भी चैनल है, यूपीएससी विद पायल गुप्ता मेरा टेलीग्राम का भी चैनल है। जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है, आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो हमारी पॉलिटी की सीरीज है वो हमारे एग्जाम सेतु चैनल पे चलती रहेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।